अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट का सेकंड हाफ़ देखना है। बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको 3 हाफ्स में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में हम सबसे पहले देखेंगे यूनिसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर एनिमल्स आपको पता है जैसे प्रोटोजोआ वगैरह हैं, उनमें गैस एक्सचेंज कैसे होता है? डिफ्यूजन की हेल्प से। यानी लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होती है तो डिफ्यूजन हो जाती है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म इन्होंने नहीं अडॉप्ट किया होता। मल्टी सेलुलर एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइलम नाइडेरिया से, जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पास हाइड्रा। हाइड्रा में अब क्या होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, लेकिन मीजोडर्म नहीं होती, बल्कि उसकी जगह पे क्या होता है? नॉन सेलुलर मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है? जो एंडोडर्मल सेल के टेंटिकल्स और फ्लैजेला होते हैं ना, वो वाटर ले आते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। अब एंडोडर्म सेल उस वाटर से ना अपनी मर्ज़ी का मटेरियल सारा ले लेते हैं। अब एंडोडर्मल जो सेल्स होते हैं ना, उनसे एक्टोडर्मल सेल जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू फूड लेते हैं, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो एक्टोडर्मल सेल जब एक्सचेंज करते हैं मटेरियल सराउंडिंग के साथ, तो वो उनका रिमूवल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस का। एक रिप्रेजेंटेटिव है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की आपको पता है फ्लैट बॉडी होती है, यानी जिस तरह हमारा हाथ होता है ना चिपटा, वैसे इनकी बॉडी होती है, और लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होती है इनकी भी, जिसकी वजह से ना इनमें भी कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन का। अब ये एसिलोमेट होते हैं, यानी इनमें सिलोमिक जो कैविटी है, जो सिलोम है, वो इनमें नहीं होती, और पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्टो और जो सिलोम है ना उसकी जगह पे, और एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में मीजोडर्म प्रेजेंट है। अब मटेरियल एक्सचेंज कैसे होता है? ऑक्सीजन जो है फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म में आएगी पहले, फिर मीजोडर्म में डिफ्यूजन हो जाएगी उसकी, फर्दर वो एंडोडर्म में डिफ्यूज़ कर जाएगी, उसके बाद वो सेल्स तक जाएगी। किसकी हेल्प से? इंटेस्टिनल सीका की हेल्प से, जो हर सेल तक जाते हैं। अब अगर वेस्ट मटेरियल की हम बात करें ना, तो इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर लें, यानी सेल से एंडोडर्मस में, एंडोडर्मस से मीजोडर्मस में, मीजोडर्मस से एक्टोडर्मस में, और एक्टोडर्मस से आउटसाइड जो है इनका रिमूवल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो ये ट्रांसपोर्ट करता है किसी स्पेसिफिक फ्लूइड की हेल्प से, क्योंकि इनमें सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है ना, जो हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब सर्कुलेटरी फ्लूइड है इनमें। सर्कुलेटरी सिस्टम जिन एनिमल्स में होता है, फॉर एग्जांपल वो ब्लड हो सकता है या हीमोलिम्फ हो सकता है। सेकंड क्या है? कंट्रैक्टाइल पंपिंग हार्ट होता है इनमें। उसके अलावा वेसल्स जो होती हैं, जो कि सेल्स तक लेके जाती हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड को और वापस लेके आती हैं कंट्रैक्टाइल पंपिंग आर्गन तक। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन में प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोड में, मोलस्क में, लेकिन मोलस्क में सिर्फ स्नेल और काम्स में, उसके अलावा प्रोटोकॉर्डेट्स में। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो एनेलिड्स में, मोलस्क में, सेक्विड और ऑक्टोपस में, इसके अलावा इकाइनोडर्म्स में और वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है। अब अगर हम वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ब्लड है, हार्ट है और वेसल्स हैं। हार्ट से एओर्टा और आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है वो जाता है बॉडी में, जो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में। कैपिलरीज वो प्लेस होती है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। उसके बाद कैपिलरीज सेल में वेंस में डिवाइड हो वेंस में मिल के वेंस बनाती हैं, और वेंस जो हैं वो वापस ब्लड लाएंगी हार्ट की तरफ। अब एवोल्यूशन कैसे हुई थी वर्टिब्रेट हार्ट की? इसको हमने स्टार्ट करना है फिशेस से। फिशेस में क्या था कि साइनस विनोसिस था, जो रिसीव करता था ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको बेच देता था एट्रियम में। एट्रियम से ब्लड जाता था वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो ब्लड जाता था बल्बस आर्ट्रियोसिस में। वहाँ से ब्लड जो है वो कोनस आर्ट्रियोसिस के थ्रू गिल्स में चला जाता है, और गिल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारी बॉडी को। सो इनमें कौन सा मैकेनिज़्म है? सिंगल सर्किट मैकेनिज़्म। नेक्स्ट एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट है, 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, यानी वेंट्रिकल की डिवीजन नहीं है। उसके अलावा साइनस विनोसिस एंड ट्रोनकस आर्ट्रियोसिस भी प्रेजेंट होता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो साइनस विनोसिस में जाएगा, पर किसके थ्रू?
दो सुपीरियर वेना केवा और एक इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, और साइनस वेनोसिस से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो लंग्स के थ्रू जाएगा, लंग्स में होगा, और वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में। अब जो दोनों एट्रियम होंगे ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को भेज देंगे वेंट्रिकल में। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो मिक्सिंग है ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो हो जाएगी, और वेंट्रिकल जो है वो पुश करेगा जो ब्लड है उसको 2 कैरोटिड आर्टरीज़ में और 2 सिस्टेमिक आर्टरीज़ में, इसके साथ साथ पल्मोनरी आर्ट में। रिप्टाइल के हार्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 2 एट्रिया होते हैं, और वेंट्रिकल जो है ना उनकी इनकम्प्लीट डिवीज़न है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है ना उनमें कंप्लीट डिवीज़न है वेंट्रिकल की। लेफ़्ट और राइट सिस्टेमिक आर्ट होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लेके जाती है, और ये अराइज कहाँ से होती है? रीजन ऑफ वेंट्रिकल से, कैवम विनोसम, वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो राइट एट्रियम से पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? एक कैवम पल्मोनल की ना एक पॉकेट होती है वहाँ पे। और रिप्टाइल्स में क्या होता है? डबल सर्किट हार्ट होता है। रिप्टाइल्स के बाद बारी आती है बर्ड्स और मैमल्स की। इनमें होता है 4 चैम्बर हार्ट, लेकिन ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो अराइज करती है राइट वेंट्रिकल से, जाती कहाँ तक है? लंग्स तक। एओर्टिक ट्रंक जो है ना वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाती है और कैरोटिड और सिस्टेमिक आर्क्स में डिवाइड हो जाती है। अब जो सिस्टेमिक आर्क है ना वो लेफ़्ट वाली जो है वो डिसअपेयर हो चुकी है बर्ड्स में, और राइट वाली जो है वो डिसअपेयर हो चुकी है मैमल्स में एवोल्यूशन के दौरान। ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी आर्क जो है ना जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में से ना ब्लड लेके जाती है लंग्स तक, और ब्लड जो है जब लंग्स से वापस आता है तो लेफ़्ट एट्रियम के थ्रू आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में जा रही थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक आर्क जो है ना वो ब्लड लेके जाती है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, और उनसे ब्लड जो है वो वापस ब्लड लेके आती है बॉडी पार्ट से, ठीक है। और कहाँ पे लेके आती है? हार्ट में, इन राइट एट्रियम वाया सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। अब ट्रांसपोर्ट की बात करनी है मैन में। ब्लड जो है 1/12 होता है हमारे बॉडी वेट का, जिसमें प्लाज्मा जो है वो 55% है और जो ब्लड सेल्स हैं वो 45% हैं। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में होता है 90% वाटर और 10% होते हैं डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस लाइक साल्ट्स हो सकते हैं, एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल हैं। अब सल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं प्लाज्मा में? इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ठीक है, और साल्ट्स वगैरह 0.9% बनाते हैं। 2/3 उसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड है। अगर इनकी कंपोजिशन में ना फ्लक्चुएशन आती हैं, यानी 0.9% में फ्लक्चुएशन आए, या सिंगल आयन की कंपोजिशन में फ्लक्चुएशन आए, या क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन आए, लेकिन एक्चुअल अमाउंट यही हो, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.4 या 7.35 to 7.4, इसको हम नॉर्मली रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें तो ये 7 to 9% होती हैं। मोस्टली जो है लीवर में सेंथिसाइज होती हैं। इम्यूनोग्लोबन्स हैं, इनकी सेंसिस भी लीवर में होती है, और ये क्या करती हैं? बॉडी डिफेंस में इन्वॉल्व होती हैं। और कहाँ पे होती हैं? प्लाज्मा या लिम्फ में। प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो वो ब्लड क्लॉटिंग कैटलिस्ट है। फिब्रिनोजिन की बात करें तो वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, फैट्स, अमाइनो एसिड और लैक्टिक एसिड वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ जो है वो एंटर होते हैं इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू, ठीक है, और लैक्टिक एसिड जो है ये मसल में प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस, और ब्लड के थ्रू लीवर में आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी प्रिकर्सर होता है स्टीरॉइड्स के लिए, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है, यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की, लीवर से ये किडनी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हार्मोन सारे जो हैं वो प्लाज्मा में होते हैं। गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं।
उसके बाद रेड ब्लड सेल, हम सेल्स की अब बात करेंगे, प्लाज्मा सेल्स की। रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स भी इनको कहते हैं। मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। जब ये बनते हैं तो इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन सब ब्लड में एंटर होते हैं तो न्यूक्लियस जो है रिमूव हो जाता है। 95% इनमें हीमोग्लोबिन होती है, 5% एंजाइम, साल्ट्स और अदर प्रोटीन्स होती हैं। और ये जब एक दफ़ा मेच्योर कर जाते हैं ना, फिर इनमें डिवीज़न नहीं होती, बल्कि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है ना वो 120 डेज़ होती है। उसके बाद ये स्प्लीन में ना कह लें इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, लिवर और स्प्लीन में। अब बनते कहाँ पे हैं? अडल्ट में बोन मैरो में बनते हैं, जबकि जो कह लें एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये बनते हैं लीवर और स्प्लीन में। उसके बाद बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। ये कलरलेस होते हैं और इनका नंबर कितना होता है? 7000 to 8000। 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में ना ये 7000 to 8000 होते हैं। लार्जर होते हैं देन द आरबीसीज। 5 डिफरेंट टाइप्स के इनमें कह लें कि इनकी डिफरेंट टाइप्स हमने बनाई हैं। किस बेस पे? न्यूक्लियस की शेप की बेस पे और डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स पे। वैसे इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स यानी कि विदाउट ग्रैन्यूल्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट में आते हैं हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और मोनोसाइट्स आ जाते हैं। अब ग्रैनुलोसाइट्स जो है ना ये बनेंगे बोन मैरो में, और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ना ये कहाँ पे बनते हैं? किसी भी कह लें आपके जो लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं ना, जैसे लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, थाइमस है, ये वहाँ पे बनते हैं। जैसे बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड होते हैं, इनको नाम दिया गया है बुर्सा ऑफ फैब्रिका, ठीक है, जो बर्ड्स में प्रेजेंट होता है उसकी बेस पे। और टी लिम्फोसाइट्स जो है इनको थाइमस ग्लैंड की वजह से टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। अब ल्यूकोसाइट्स बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी फॉरेन इन्वेडर से। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल उधर चले जाते हैं जिधर कोई अटैक होता है ना फॉरेन पार्टिकल का। अब इस फाइटिंग करते हैं, उसके साथ फाइटिंग में इनकी डेथ भी हो जाती है, तो जो हमारी बॉडी में पस बनता है ना वो इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं। उसके बाद बेसोफिल जो है वो क्या करता है? वो 2 चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, हेपारिन और हिस्टामिन। हेपारिन क्या करती है कि वो इनहिबिट करती है ब्लड क्लॉटिंग को, और हिस्टामिन क्या करती है? वो एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये सेल नहीं होते बल्कि फ्रेगमेंट्स हैं लार्ज सेल्स के, जिन्हें हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें कोई पिगमेंट भी नहीं होता, और ये हेल्प किस में करते हैं? फिब्रिनोज इनको कन्वर्ट करते हैं फिब्रन में, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम इनके डिसऑर्डर्स देखें, ब्लड के डिसऑर्डर्स, तो पहला हमारे पास है लुकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर। अब इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल प्रोडक्शन हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स की, यानी जो माइलोजिनस सेल्स होते हैं ना उनमें म्यूटेशन हो जाती है, और वाइट ब्लड सेल का नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी में मतलब हर एरिया में वाइट ब्लड सेल चले जाते हैं, यानी जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं भी होती, यानी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है इनकी। अब जो लुकीमिया होता है ना ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वाइट ब्लड सेल है, यानी ये न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया हो सकता है, एसिनोफिलिक ल्यूकीमिया हो सकता है, बेसोफिलिक, मोनोसिटिक या लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर है। पेशेंट्स जो है ना उनको अपना ब्लड रेगुलरली चेंज कराना पड़ता है। इसका वाहिद हाल क्या है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन किसी हद तक फिजिबल है ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है इसको कूलेस एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, और ये इसको जिसने आइडेंटिफाई किया था ना थॉमस कूले ने, इसी वजह से इसको हम कूलेस एनीमिया कहते हैं, और ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हीमोग्लोबिन अबनॉर्मेलिटी है। इसको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइट्स से बाय स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली क्या है कि एनलार्जमेंट है स्प्लीन की, और चेंजेस हो जाती हैं बोन और स्किन में। इन पेशेंट्स को जो ब्लड होता है उसको रेगुलरली चेंज कराना पड़ता है नॉर्मल ब्लड के साथ, और इसका भी जो क्योर है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। नेक्स्ट हमारे पास है एडीमा। एडीमा क्या होता है कि जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ है ना वहाँ पे फ्लूइड की अकामुलेशन हो जाती है। अब ये 2 तरह का हो सकता है एडीमा, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर में क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस जो है ना वो होती है वाटर की सेल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन है उसका बहुत ज़्यादा लेक हो जाता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा कैसे होता है?
कि वाटर जो है ना फ्लूइड यानी कि वो ब्लड कैपिलरीज से ना उसका लीकेज हो जाता है, ठीक है, और वो रिटर्न नहीं हो पाता इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ओडीमा जो है ये किससे काज होता है? रीनल रिटेंशन ऑफ साल्ट और वाटर से, और ये डिस्टर्ब कर देता है उसको रेगुलेशन को, यानी ये सल्यूट कंसनट्रेशन जो है ना हमारी बॉडी में मिनरल्स और सल्यूट की कंसनट्रेशन, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। देन बात करते हैं पंपिंग आर्गन, हार्ट पे। हार्ट कहाँ पे लोकेट करता है? चेस्ट कैविटी में। इंक्लोज किस में होता है? डबल मेम्ब्रेनस सैक में, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके अलावा पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, कुशन करता है, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन वगैरह से बचाया जा सके। हार्ट की जो वॉल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है एंड एंडोकार्डियम है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम किसकी बनी होती है? कार्डियक मसल्स की। इन मसल्स में क्या होता है? मायोफिब्रिल्स होते हैं और मायोफिलामेंट्स होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन के। इनकी अरेंजमेंट अब होती है स्केलेटल मसल फाइबर्स की तरह ही, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? ये ब्रांच सेल्स होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क्स होती हैं इनमें, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, यानी कि ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल के थ्रू वर्क करते हैं। वॉलेंट्री तौर पे ये काम नहीं करते, यानी हम सोचते नहीं हैं कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है। हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट डबल पंप के तौर पे काम करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। कंप्लीट सेपरेशन होती है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड कौन सी साइड पे है? राइट साइड पे। ऑक्सीजनेटेड कौन सी साइड पे है? लेफ़्ट साइड पे। राइट एट्रियम जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया वीना केवा फ्रॉम द बॉडी, और ब्लड जो है उसको भेज दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, जो कि ब्लड को विच कैरीज ब्लड वाया लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड कहाँ पे अब जाएगा? लंग्स में। और पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे क्या होगा? सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होंगे। जब लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगी तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से किसके थ्रू पास करेगा? बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को कहाँ पे भेजेगा? सारी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक्सेप्ट लंग्स। एट द बेस ऑफ एओर्टा सेमील्यूनर वॉल्स आर प्रेजेंट। ये वॉल्स क्या करते हैं? ये फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो को, यानी ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड मूव करे, बैक ना जाए। और वॉल्स जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की होती हैं वो थिकर होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी बॉडी को ब्लड जो है वो पंप करना होता है। एओर्टा की बेस पे क्या होता है कि फर्स्ट पेयर ऑफ आर्टरीज द कोरोनरी आर्टरीज अराइज होती हैं और ब्लड कहाँ पे लेके जाती हैं? हार्ट पे। और एओर्टा क्या करते हैं? वो एक आर्क बनाते हैं और बिफोर डिसेंडिंग डाउन 3 ब्रांचेस निकलती हैं उनमें से, ठीक है, सप्लाई करती हैं ब्लड हेड को, आर्म्स को और शोल्डर्स को। उसके बाद वो डिसेंड कर जाती है डाउन चेस्ट कैविटी में, और इसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल ब्रांचेस होती हैं चेस्ट कैविटी में। उसके बाद वो पास करती है अब्डोमिनल रीजन में, यहाँ भी इसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड देती हैं, इसके अलावा किडनी को और लोअर अब्डोमेन को। अब एओर्टा जो है वो फिर 2 में डिवाइड हो जाती है, बाइफुरकेट कर जाती है इलियक आर्टरीज में, और इनमें से हर एक आर्टरी जो है वो लेग्स को सप्लाई करती है ब्लड जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट वेन से। वो वेन्स मिलके क्या बनाती हैं? सुपीरियर वेना केवा, जो ब्लड को कहाँ पे ले जाती है? राइट एट्रियम में। अब जो 2 एलियक वेन्स थी ना, उनकी जो हमारे पास वेन बनेगी वो कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा, यानी सुपीरियर बॉडी पार्ट्स की जो वेन्स बनी वो कौन सी थी? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर बॉडी पार्ट्स की इन्फीरियर वेना केवा। ये रीनल वेन से ब्लड रिसीव करेगी, ठीक है, उसके बाद हेपेटिक वेन से, और इसके बाद ये एंटर हो जाएगी राइट एट्रियम में। लीवर जो है वो रिसीव करेगा हेपाटिक पोर्टल वेन, जो कैसे बनेगी? बहुत सारी वेन्स जो हैं इकट्ठी होकर बनाएंगी और कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद अब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि एक हार्ट बीट की कंप्लीशन के दौरान होते हैं, यानी जब हमारा दिल धड़कता है तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? इसकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है रिलैक्सेशन फेज, यानी कि डायास्टोल। डायास्टोल में क्या होता है?
डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना, वो आपको पता है कहाँ से कहाँ पे एंटर होता है, राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर होता है? लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। वॉल्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल की हैं वो दोनों रिलैक्स हैं। एट्रिया फिल हो रहे हैं ब्लड के साथ, उनमें डिस्टेंशन हो जाएगी और उनका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वेंट्रिकल से। अब ये जो रिलैक्स्ड पीरियड था इसको हमने क्या कहा? डायास्टोल। सेकंड है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रिया के मसल्स जो है वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब एट्रिया में डिस्टेंशन होगी ना तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स के थ्रू ब्लड को कहाँ भेज देंगे? टू वेंट्रिकल्स में, जो कि अभी तक रिलैक्स हैं। अब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स ब्लड रिसीव करते हैं एट्रिया से, दोनों वेंट्रिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में एंड एओर्टा में। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है वो क्लोज हो जाते हैं और हमारे पास साउंड कौन सी आती है? लब। वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं सेम टाइम पे, और क्या होता है? सेमील्यूनर वॉल जो पल्मोनरी आर्टरी की बेस में है और एओर्टा वो क्लोज हो जाते हैं और आवाज़ आती है ढब की, यानी लब ढब जो है ना ये हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। वन कंप्लीट हार्ट बीट में अब क्या होता है? 1 सिस्टोल 1 डायस्टोल, और ये कितनी देर के लिए रहती है? 0.8 सेकंड के लिए। और हार्ट कितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है? 2.5 बिलियन टाइम्स एवरेज। हार्ट कंट्रैक्शन और एक्साइटेशन का मैकेनिज़्म देखते हैं। हार्ट बीट साइकिल जो है वो डिस्क्राइब जो अभी किया मैंने आपको, जिसके 3 हमारे पास फेजेस थे, ये स्टार्ट कब होता है? जब साइनो एट्रियल नोड। अब ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि पेसमेकर के तौर पे कौन काम कर रहा है? साइनो एट्रियल नोड, SA नोड पेसमेकर के तौर पे काम कर रहा है। ये अपर एंड ऑफ राइट एट्रियम में होता है और ये सेंड करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसको? एट्रियल मसल्स को, और काज करता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें। साइनो एट्रियल नोड होता क्या है? बेसिकली स्मॉल नंबर होते हैं, स्मॉल नंबर में है ओरिएंटेड कार्डियक फाइबर्स, और ये क्या, इनमें क्या होते हैं? फ्यू मायोफिब्रिल्स होते हैं, फ्यू नर्व एंडिंग्स होती हैं। इम्पल्स इस नोड से ट्रैवल करके जाता है एट्रियम में टू एन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। फ्रॉम इट एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ मसल फाइबर प्रोपोगेट्स एंड रेगुलेटरी इम्पल्स जो है उसकी प्रोपोगेशन हो जाती है किसकी हेल्प से? एक्साइटेबल फाइबर्स की हेल्प से इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उससे कहाँ पे जाएगा? थाइमोकार्डियम में, वेंट्रिकल्स के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? डिले होता है 0.15 सेकेंड्स का इन कंडक्टेंस फ्रॉम SA नोड टू AV नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, जो अलाउ करता है एट्रियल सिस्टोल टू बी कंप्लीटेड बिफोर वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिंस। अब आर्टिफिशियल पेसमेकर, ये क्या चीज़ है? पेसमेकर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएटिंग द इम्पल्स, जो ट्रिगर करती है हार्ट बीट रेट को। अगर ब्लॉक हो जाए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, या इम्पल्सिस जो कि इनिशिएट की हैं SA नोड ने वो वीक हों, तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। फिर इसका हल क्या करते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एट्रियोवेंट्रिकुलर पाथवे इज ब्लॉक्ड, द इलेक्ट्रोड्स ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर आर अटैच टू द वेंट्रिकल। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो इस रिदमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब ब्लू बेबीज़ क्या होते हैं? ब्लू बेबीज़ ये हैं, इंटरआर्ट्रियल फोरामेन जो है ना वो उसका फेलियर हो जाए क्लोज होने में, यानी वो क्लोज ना हो, ऑफ डक्टस आर्ट्रियोसिस, यानी इंटरएट्रियल फोरामेन ऑफ डक्टस आर्ट्रियोसिस टू फुली कंस्ट्रिक्ट रिजल्ट्स इन साइनोसिस, यानी जो न्यू बॉर्न होता है ना उसकी स्किन जो होती है ब्लू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एट्रिया जो होते हैं ना उनके दरमियान मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, और जो मिक्स ब्लड होता है ना वो न्यू बॉर्न को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? ब्लूनेस हो जाती है स्किन की, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं ब्लू बेबीज़।